तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पे अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 3 को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अच्छे से देखें। आपको हम इसमें टोटल कितना सवाल है, इसमें टोटल 40 सवाल है। हम आपको टोटल 40 सवाल को बताएंगे। इस 40 सवाल को कर लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे पक्का बन जाएगा, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा बच्चों। और सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो के जो है ना क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। यानी 360 पे है ना, अभी आप लोग देख रहे हैं, तो आप 720 या 1080 कर लें। उसके बाद देखें आप, क्योंकि अभी 5G है, नेट तो अनलिमिटेड मिलता है, तो कर सकते हैं इतना। तो इससे क्या होगा कि फ्रेश दिखेगा आपको। चलिए, अब जो है तीसरा अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले हम इसका जो है ना तीसरा अध्याय का कुछ फॉर्मूलेस को देख लेते हैं। ये रहा फार्मूला। ये पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे इस नंबर पे मतलब हमें कॉल करें, हम आपको जो है आपके नंबर पर हम ये पीडीएफ को भेज देंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर रहा। चलिए, अब तीसरा अध्याय का जो है पहले ऑब्जेक्टिव को, मतलब ऑब्जेक्टिव कहते हैं, पहले फार्मूले को बताते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लिख दीजिए, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे लिखना है। यानी देखिए, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो एक बार लिखे, फिर वैसे ही फिर लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना, जीरो। खाली a1 a2 b1 b2 c1 c2। यानी x का गुणांक यहाँ बच्चों समीकरण 1 में क्या कहलाएगा, तो a1 कहलाएगा। फिर x का गुणांक समीकरण 2 में a2 कहलाएगा। फिर समीकरण एक में b का गुणांक b1, सॉरी y का गुणांक b1, और समीकरण 2 में y का गुणांक b2। बाकी जो ये बचा c1 और ये क्या कहलाएगा, तो c2 कहलाएगा। क्लियर है आपका, समझ में आया? चलिए, और ये चीज अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इसका काम अभी बहुत सारे मतलब सवाल पे पढ़ने वाला है। अभी जो हम सवाल बताने वाले हैं ना, तो ये अगर आपको क्लियर है तो सवाल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के हम लोगों के पास कितने नियम है बच्चों, तो 4 नियम है। कौन कौन? पहला ग्राफीय विधि, जिससे ग्राफ बनता है, और ये आपके 5 नंबरिया में पूछा जाता है। एक 5 नंबरिया आपका ग्राफ से रहेगा, तो इसलिए ग्राफ को बनाने के लिए सीख लें। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और तीसरे अध्याय के प्लेलिस्ट पे जाके अच्छे से देख सकते हैं ग्राफ कैसे बनता है, हम अच्छे से सिखाए हुए हैं वहाँ। ठीक है, फिर दूसरा विधि है विलोपन विधि बच्चों, फिर प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के हम लोगों के पास 4 नियम है। ठीक है, तो चारों नियम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जो है, अब हम लोग नोट, अब देखिए नोट क्या है कि बीजगणितीय विधि 3 ही है। बीजगणितीय विधि कितने हैं, तो 3 है। तो ग्राफीय विधि को छोड़कर बचा 3 विधि बीजगणितीय विधि कहलाता है। यानी जो ग्राफीय विधि है ना बच्चों, इस विधि को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी जो विलोपन है, प्रतिस्थापन है और वज्रगुणन है, ये जो 3 विधि है ना, ये 3 विधि को कहते हैं हम लोग बीजगणितीय विधि। और ऑब्जेक्टिव में पूछा था फाइनल एग्जाम में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय कितने विधि हैं, तो कितने विधि हैं बच्चों, तो 3 विधि हैं। अगर बोलेगा कि ना दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कितने नियम है, तो 4 नियम है। नियम 4 है, लेकिन बीजगणितीय नियम अगर पूछेगा तो 3 ही है। ठीक है, चलिए, अब स्टार्ट में लिखे, यदि पश्चात प्रश्न में यदि पश्चात या बाद या अनुकूल की बात हो तो हम लोग प्लस का यूज करते हैं। यदि प्रश्न में पूर्व या पहले या प्रतिकूल की बात हो तो हम लोग माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वज्रगुणन विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बट्टे b1 इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन बराबर वाई बट्टे सी वन इंटू ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन बराबर कितना, एक बट्टे ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन। इसको याद कैसे करना है, देखिए, इसको लिखने के लिए बताते हैं आपको। पहले लिख दीजिए एक्स बट्टे बी सी माइनस बी सी, फिर लिख दीजिए बराबर वाई बट्टे सी ए माइनस सी ए, फिर लिख दीजिए एक बट्टे ए बी माइनस ए बी। इतना लिख सकते हैं ना। क्या लिखना है, एक बट्टे बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बट्टे सी ए माइनस सी ए बराबर एक बट्टे ए बी माइनस ए बी। तो इधर लिख देंगे 12 21 12 21 12 21, ऐसे लिख दीजिए, हो गया। मतलब इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है। यानी एक्स बट्टे बी सी माइनस बी सी लिखिए, फिर वाई बट्टे बी सी माइनस बी सी लिखिए, फिर एक बट्टे ए बी माइनस ए बी लिखिए, और 12 21 करके लिख दीजिए, और ये आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है? और चलिए, अब आपको हम चौथा नंबर का जो है इसको बताते हैं, ये डब्बे को। एक तरफ है अनुपातों की तुलना, तो एक तरफ है ग्राफीय निरूपण, और एक तरफ है बीजगणितीय निरूपण। और ये है ना, आपके बोर्ड एग्जाम से यहाँ से सवाल एकदम फिक्स आएगा, एकदम 100% यहाँ से आना ही आना है, फिक्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको समझिए आप। अनुपातों की जो तुलना है क्या है, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे
B2। अगर कंडीशन ऐसा हो बच्चों कि A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2 का, तो अगर इसका ग्राफीय निरूपण पूछेंगे ना, तो ग्राफीय निरूपण होता है बच्चों इसका प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाला ग्राफ होगा, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो। ठीक है, और बच्चों प्रतिच्छेदी को हम लोग अविरोधी भी कहते हैं। अविरोधी का मतलब हुआ कोई विरोध नहीं, यानी ऐसे आया ऐसे काट के चल गया, ये हो गया अविरोधी। और जो विरोध करता है यानी एक दूसरे का विरोध करेगा, जैसे कि आप रेलगाड़ी का पटरी देखे होंगे तो एकदम ऐसे एकदम समांतर टाइप का है, तो मतलब एक दूसरे का विरोध करेगा, ना ही ये इधर सटेगा ना ही ये इधर सटेगा, एकदम सटीक चलते रहेगा। ठीक है, बाकी बात वो अलग है कि वो आगे जाके मिलता है, तो आगे जाके मतलब ना स्टेशन के पास अगर देखे होंगे आप, तो एकदम समांतर टाइप का चलता है, तो उसको कहते हैं विरोधी। और जो एकदम नहीं मतलब क्रॉस टाइप का है, जैसे कि ट्रेन के आपके पीछे वाले सबसे पीछे वाले डब्बे में लिखा रहता है ऐसे क्रॉस लाइन का रहता है, एकदम क्रॉस किया हुआ, तो उसको कहते हैं अविरोधी, यानी कोई विरोध नहीं करता है। इसका बीजगणितीय निरूपण अगर पूछेगा तो केवल एक हल, या इसको अद्वितीय भी कहते हैं बच्चों। एक हल है ना, अगर हल है तो वो क्या होगा, तो वो संगत होगा। समझ में आया? यानी कंडीशन अगर हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी ना बोल के आप अविरोधी भी बोल सकते हैं, और ग्राफ मतलब प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। अब बीजगणितीय निरूपण हो गया मतलब कि केवल एक हल या अद्वितीय हल, यानी इसको संगत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन अगर ऐसा हो A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है C1/C2 का, अगर ऐसा कंडीशन हुआ ना बच्चों, तो ग्राफीय निरूपण इसका होता है समांतर। समांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं। विरोधी मतलब देखिए रेल के पटरी की तरह है ना, यानी समांतर होगा, ये कभी ये लाइन इस लाइन को कभी भी नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं समांतर, यानी विरोधी। समांतर ग्राफीय निरूपण अगर ऐसा पूछेगा तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। और बीजगणितीय निरूपण पूछेगा तो कोई हल नहीं। देखिए हल होगा तो ही संगत होगा, अगर हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो असंगत होगा। तो चलिए अब कंडीशन लास्ट वाला कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर कंडीशन ऐसा हो तो ग्राफीय निरूपण बच्चे होता है संपाती। संपाती बोले तो आश्रित, यानी एक लाइन खींचे इसी के ऊपर में और एक लाइन खींच दिए, मतलब एक खींचे इसी के ऊपर में खींच दिए, मतलब एक के ऊपर में एक, जैसे कि ये ना हाथ है, इसी हाथ के ऊपर में इस हाथ को रख दिया, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों संपाती या आश्रित। ठीक है, अगर कंडीशन सब ठो बराबर हो जाए तो इसका ग्राफीय निरूपण पूछेगा, नहीं ग्राफ कैसा बनेगा, तो संपाती बनेगा। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण की बात की जाए तो इसका हो जाएगा, अगर कंडीशन ऐसा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, या इसको अनगिनत हल भी कह सकते हैं, या इसको अनंत हल भी कह सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अरे कितनों हल है, हल तो हो रहा है ना, अगर हल हो रहा है तो संगत होगा, अगर हल नहीं होगा तो क्या होगा, तो असंगत होगा। समझ में आ गया होगा आपको? ये डब्बा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स सवाल आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ से सवाल नहीं आए, क्योंकि अगर यहाँ से सवाल नहीं आएगा तो बिहार बोर्ड का एग्जाम अधूरे है तब। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लें, आपको अच्छे से बता ही दिए हैं, और अगर जिसके पास नोट्स ना हो तो हम बता ही दिए, वो नंबर दे ही दिए हैं पहले, और हमको मतलब कॉल करके आप इस नोट्स को मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल में, और अच्छे से याद कर सकते हैं। और आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है तो मन लगा कर पढ़ें, और हर विषय को जो है अच्छे से पढ़ें। और जैसे संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, इन सबों का सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को याद कर ले बढ़िया तरीके से। फिर बात रहा सब्जेक्टिव का, उसमें चुनेटा चुनेटा सब्जेक्टिव को पढ़ें, यानी जो कि लगता हो कि एग्जाम में पूछेगा। आपको ये कैसे लगेगा कि एग्जाम में पूछेगा, तो आप क्वेश्चन बैंक मतलब निकालें, क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन बैंक भी नहीं है आपके पास, तो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी किया था इधर, तो बहुत सारे बच्चे मॉडल सेट लिए हैं, तो उस मॉडल सेट से आप जो है क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव सब देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, तो वो पढ़ लेना है। और जो सवाल का जवाब आपको नहीं भी आता है ना, छोड़ के सवाल को नहीं आना है, आपको बना के ही आना है। आपको अगर 15 सवाल में 10 सवाल का जवाब अपने से आता है, तो 10 सवाल का जवाब आपको लिख देना है। बात रहा 5 सवाल का, तो 5 सवाल भी आपको बनाना है, वो भी अपने ढंग से मतलब अपने स्तर से लिख देना है, उसको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं कर सकते बच्चों, जो है उसका जवाब तो वही होगा। आप जैसे कि 2 जोड़ 3 होता है 5, आप लिख दीजिएगा 6, तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए गणित को हल्के में ना लें, इसको अच्छे तरीके से बनाते चलें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव कहते हैं, फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम आपको इस अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव को बताते हैं, जो कि हम 40 सवाल लिखे हुए हैं। बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और इस 40 सवाल को कर लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा यहाँ से, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा, पक्का बन जाएगा, एकदम 100% बनेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर के सवालों को करना स्टार्ट करते हैं, मतलब तीसरे अध्याय के सवालों को करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल क्या है बच्चों? फर्स्ट नंबर में है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 0 के कितने हल संभव हैं? ठीक है, देखो ये क्या है, तो इसके पावर में कुछ नहीं क्या एक है, इसमें पावर कुछ नहीं क्या एक है, तो ये
घात एक है तो इसको कहते हैं रैखिक। तो ये है कि रैखिक समीकरण। और बच्चों रैखिक समीकरण का जो है ना, अगर हल की बात की जाए ना तो इसका होता है अनगिनत हल। क्या हल होता है? तो अनगिनत हल होता है। अब इसे याद कर ले कि रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? तो अनगिनत हल होगा। वैसे आप इस पे जो है मान को जैसे कि ए की जगह पे 3 रख दीजिए, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। ए की जगह पे 3 रख दीजिए, 3x हो गया, प्लस बी की जगह में 5 रख दीजिए, 5y बराबर कितना हो गया? 0। अगर आप इसको हल करना चाहिएगा ना, डब्बा निकालना चाहिएगा, तो ए का मान रखिएगा, मतलब x के यहाँ पे अगर ए की जगह पे कुछ मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x। मतलब x की जगह में अगर 3 रखते हैं तो 3 गुना x करेंगे, ठीक है? 3 गुना x करेंगे मतलब x की जगह में भी 3 ले लिए और a की जगह में 3 ले लिए, तो 3 3 9, 9 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। और जितनी बार हम x का मान को बदलेंगे उतने बार यहाँ b का मान बदलते रहेगा, तो इसी को कहते हैं अनगिनत हल। समझ में आया? तो सीधा बात, रैखिक समीकरण देखने के बाद डायरेक्ट आप मारिए कितना? अनगिनत हल। और दूसरा सवाल क्या है कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के, देखिए दूगो चर में दूगो एक घातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन असत्य होगा? यानी अगर आपको दो समीकरण दे देगा इस टाइप का, यहाँ देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अगर इस तरह का समीकरण देगा और दो ठो दे दिया तो ये दो समीकरणों में से कौन सा कथन यहाँ बोला है असत्य है? तो यहाँ बोला है एक हल होना आवश्यक है, अनगिनत हल हो सकते हैं। देखिए असत्य की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि देखिए एक हल होना आवश्यक थोड़ी ना है। अगर आपको हम दो समीकरण दे देंगे और दो समीकरणों में कंडीशन देखिए, अगर दो समीकरण दिया हुआ है ना तो हो सकता है कि उसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और यहाँ क्या बोलता है कि केवल एक हल होना आवश्यक है, ऐसा थोड़ी ना है। एक के हल होना थोड़ी ना आवश्यक है, अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, अनगिनत हल हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है। तो ये बात जो है ना पूरा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर को समझते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? अब देखिए 3 नंबर से जो सवाल स्टार्ट हुआ है, 3 4 5 6 7 8 सब ऐसे ही टाइप का सवाल है। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या है 3 नंबर में, उसको करते हैं। 1 नंबर का आंसर हो गया सी बच्चों, और 2 नंबर का हो गया ए। तो 1 और 2 नंबर में सॉल्व करने वाला है नहीं कुछ, तो सॉल्व किए नहीं। चलिए अब 3 नंबर में सॉल्व करने वाला, तो सॉल्व करते हैं इनको। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है? क्या है समीकरण? x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, फिर क्या है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हम बोले थे दो बार लिखने के लिए। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये जो दो हम लोग लिखे ना तो इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अब देखिए यहाँ x के गुणांक को क्या कहते हैं? a1। तो यहाँ भी x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं क्या है तो बच्चों 1 है, तो वो किसका मान हो गया? तो वो a1 का मान हो गया। फिर b1 यानी समीकरण 1 में y के गुणांक को b1 कहते हैं, तो समीकरण 1 है ना ये, और समीकरण 2 है ये। बताइए b1 क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये समीकरण 1 में ये क्या है? c1 है, तो ये जो 3 है ये क्या है? तो c1 है। फिर समीकरण 2 में x का गुणांक a2 कहलाएगा, तो समीकरण 2 में x का गुणांक यहाँ क्या है? ये 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? a2। फिर समीकरण 2 में y का गुणांक क्या कहलाएगा? b2, तो समीकरण 2 में y का गुणांक यहाँ क्या है? तो 6 है, तो ये हो गया b2 का मान। और समीकरण 2 में मतलब समीकरण 1 में जो है ये क्या कहलाता था? c1, तो यहाँ पे हो गया c1, और समीकरण 2 में ये क्या कहलाएगा? तो c2। इस सवाल को इतना तोड़ के इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए 3 नंबर के तरह तो अभी बताया ना कि 4 5 6 7 8 उसी के जैसा है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो बस 4 5 6 7 8 तो आपसे अपने वक्त खुद बन जाएगा। और ये पूछता है एग्जाम में इस टाइप का। तो हमें पूछा क्या गया है अभी कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर कोमा x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 कोमा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? हल पूछा है ना, कितना हल होगा। तो आप इसको चेक कैसे करिएगा? देखिए हल पूछेगा ना तो तब आपको चेक करना है, पहले निकालना है a1 बट्टे a2। बताइए a1 कितना है? तो a1 है, a1 का मान कितना था? तो 1 था, बट्टे a2 कितना है? तो a2 का मान 3 है। समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर b1 का मान निकालते हैं और b2 का मान निकालते हैं। b1 बट्टे b2, b1 कितना है? तो b1 का मान है 2, बट्टे b2 का मान कितना है? तो b2 का मान है 6। इसको कटाइए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 आया b1 बट्टे b2 का मान। ठीक है, अब देखिए c1 बटे c2 निकालते हैं। c1 कितना है? तो c1 का मान है 3, बटे c2 का मान कितना है? 9। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया? 1/3। यानी देखिए a1 बटे a2 का मान भी आया 1/3, b1 बटे b2 का भी मान आया 1/3, और c1 बटे c2 का भी मान आया 1/3। यानी चूंकि जो है a1 बटे
A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, सब एक दूसरे के बराबर, यानी 1/, सब कितना है, सबका सब कितना आया, 1/3 आया है। तो इसीलिए है ना, तो इसका क्या हल होगा? तो एक बात बताइए, आपको बताए थे ना कि A1/A2 अगर बराबर हो जाए B1/B2 का, बराबर हो जाए C1/C2 यानी सब आपस में बराबर हो जाए, तो इसकी हल की बात की जाए तो क्या होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या अनगिनत हल होगा, या अनंत हल होगा। ठीक है, इसी को कहेंगे संगत। और समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? अगर ग्राफीय निरूपण पूछता तो संपाती या आश्रित बोलते। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा हल? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, या इसको बोल सकते थे अनंत हल, अनंत हल, या अनगिनत हल, अनगिनत हल। ऑप्शन में क्या है ये देखिए, 3 नंबर का ऑप्शन में है कि इतना इतना के हल होंगे। एक केवल और केवल एक हल होगा, एक हल होगा, नहीं है ना? एक हल के लिए क्या कंडीशन है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा कंडीशन होता तब ना एक केवल और केवल एक हल होता, यानी अद्वितीय। अच्छा, फिर क्या ऑप्शन है? अनगिनत हल, और लास्ट में है कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों? अनगिनत हल होगा ना। देखिए, तीन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन देता, यहाँ देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल एक के बात है, या अनंत हल एक ही बात है, या अनगिनत हल एक के बात है, तो अनगिनत हल हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगर पूछता कि कोई हल नहीं के लिए, तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या था? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ में आया? चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल को करते हैं। 3 तक हो गया, 4 नंबर को करते हैं अब। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे, यानी इसका कितना हल होगा? तो देखिए 4 नंबर में क्या है? 2x - 3y + 2 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या है? 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे, यानी बच्चों हमें इसका कितना हल पूछा है। सेम सवाल है कि नहीं है? बस इसमें भी कंडीशन चेक करना है। तो फर्स्ट वाला क्या कहलाता है? तो A1 कहलाता है, ये A1 का मान हो गया। यहाँ x में, या सेकंड वाला क्या कहलाएगा? तो A2 कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? B1। और ये क्या कहलाएगा? B2। और ये क्या कहलाएगा? C1। और ये क्या कहलाएगा? तो C2 कहलाएगा। तो हमें चेक करना है कि इसका कितना हल होगा। तो सबसे पहले करेंगे A1/A2। A1 कितना है? तो A1 है 2, बट A2 कितना है? A2 है 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आया? 1/3। चलिए अब B1/B2 चेक करते हैं। B1 कितना है? B1 है -3, बटे B2 कितना है? तो -9। तो माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसका भी कितना आया? 1/3। चलिए अब C1/C2 चेक करते हैं। C1/C2, C1 का मान कितना है? 2, बटे C2 का मान कितना है? 5। यानी A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान 1/3, लेकिन C1/C2 का मान 2/5 आ गया। यानी चूंकि ऐसा कंडीशन आ गया, कैसा आ गया? A1/A2 का जो मान है ना, बराबर है किसका? B1/B2 का, लेकिन नहीं है बराबर किसका? C1/C2 का। क्यों? क्योंकि देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है? A1/A2 का मान 1/3 है, B1/B2 का मान 1/3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, लेकिन C1/C2 का मान 2/5 है, तो बराबर नहीं है ना हुआ। यानी कंडीशन ऐसा हो गया बच्चों, कैसा? ऐसा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इसकी बीजगणितीय निरूपण देखा जाए तो इसका कोई क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब हल ही नहीं होगा तो वही क्या होगा? असंगत होगा। तो कोई हल नहीं। अब बताइए, कंडीशन अगर ऐसा हो गया तो हल होगा कैसा? हल होगा, तो इसीलिए क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो 4 नंबर में ऑप्शन क्या है? एक एक और केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत तो होगा नहीं, नहीं केवल एक हल होगा, क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। कंडीशन अगर ऐसा हो तो कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो 4 नंबर तक समझ में आया। तो 4 नंबर तक का सबसे पहले आप जो है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले ले, ये सॉल्व है। ठीक है, सॉल्व का स्क्रीनशॉट ले, और क्या कहते हैं कि ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, देखिए 4 नंबर फिर से मतलब ये दे रहे हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए 4 नंबर सॉल्व। क्या बोला 4 नंबर में कि 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे? अच्छा 4 तो कर ही लिए ना, ये 4 तक था, 5 करना था। 5 नंबर में कि 2x - 3y + 1 बराबर 0 क्या है? 2x - 3y + 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? ठीक है, तो A1 का मान कितना बच्चों? सीधे बात बैठाते हैं, A1/A2। A1 का मान है कितना? 2, बट A2 का मान कितना है? 3,
कोमा b1 का मान कितना और b2 का मान कितना है, तो b1 का मान है -3 बटे b2 का मान कितना है, तो b2 का मान देखिए y का गुणांक कुछ नहीं यहाँ क्या है 1 है, तो b2 का मान 1 हो गया, 1 का -3 करेंगे क्या हो जाएगा -3। एक बात बताइए a1 बटे a2 का मान 2/3 आया और b1 बटे b2 का मान -3 आया, क्या 2/3 -3 आपस में बराबर है? नहीं, तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 जो है ना नहीं है बराबर किसका, b1 बटे b2 का, यानी इसका मान और इसका मान आपस में बराबर नहीं हुआ। अगर ऐसा कंडीशन होता है ना बच्चों, तो इसका जो हल होगा कैसा होगा, तो देखिए हम बताए थे आपको कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 होगा ना, तो इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा यानी हल जो होगा केवल एक हल होगा, या इसी को कहते हैं अद्वितीय। अगर हल होगा तो ये संगत भी कहलाएगा। अगर इसी का ग्राफीय निरूपण पूछता ऐसा कंडीशन का, तो प्रतिच्छेदी होता या अविरोधी कहते हैं इसको, जो कि हमको एग्जाम में पूछा था और हमें पता था नहीं। हम ऐसा कंडीशन में तो लाए, हमको पता था कि प्रतिच्छेदी होगा आंसर, लेकिन प्रतिच्छेदी को ही हम लोग अविरोधी कहते हैं, ये बात हमें पता नहीं था, जिसके कारण हम यहाँ से नंबर नहीं उठा पाए थे। लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि प्रतिच्छेदी है तो उसका नाम को भी किताब में आपका वैसे नहीं दिया हुआ है, ये अविरोधी होगा विरोधी होगा, आपके बुक में ये नहीं दिया हुआ है। ये हमको एग्जाम में पूछा था, तो इसलिए हम ब्रैकेट में ये सब चीज़ को लिख दिए हैं कि बच्चे को, अब आने वाले बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 का जो है ग्राफीय निरूपण क्या हो गया, प्रतिच्छेदी या अविरोधी। लेकिन इसके बीजगणितीय निरूपण पूछा जाए तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल बोले या अद्वितीय हल बोले, अद्वितीय हल या केवल और केवल एक हल, या केवल एक हल, एक हल और हल है तो ये होगा क्या, ब्रैकेट में लिख देंगे संगत। तो इन सबों में से ऑप्शन कौन सा है दिया हुआ है यहाँ देखिए, तो 5 नंबर में कि एक और केवल एक हल, ऑप्शन बी में है कोई हल नहीं, ऑप्शन सी में अनगिनत, तो भैया किसका क्या हो जाएगा, कंडीशन अगर ऐसा है तो अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय ना बोल के आप केवल और केवल एक हल भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कोई दिक्कत है? 5 नंबर में समझ गए। अब समझिए 6 नंबर को। तो आपको एग्जाम में ये समीकरण को नहीं उतारना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो समीकरण को नहीं उतारना है, तो क्वेश्चन में तो रहबे करेगा, डायरेक्ट आप a1 बटे a2 b1 बटे b2 करके देख लीजिएगा आया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब कंडीशन तो आपको पता चल ही जाएगा ना। कंडीशन पता चलेगा, अब कंडीशन ये सब तो पता चलेगा, लेकिन आपको ये सब याद रहेगा तब ये ना आप बता पाइएगा कि किसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों, ये डब्बे को अच्छे से रेडी कर लें, नहीं कीजिएगा तो सवाल यहाँ से अगर सवाल आएगा तो नहीं उठेगा नंबर, मेहनत कीजिएगा तो नंबर आएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कतें है। ठीक है, तो मेहनत आप लोगों को करना ही है, क्योंकि परीक्षा नजदीक है अभी। चलिए 6 नंबर को करते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय इतना के कितने हल होंगे। अच्छा, क्या समीकरण है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, यह समीकरण एक है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है, ये समीकरण 2 है। चेक करते हैं a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 क्या हो जाएगा, 4/3। देखिए a1 का मान 4/3 है, बटे a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 है, इसके नीचे गुणित क्या 1 है, तो लिख देंगे 4/3 इंटू ई, एक ऊपर और ये 2 नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी 2/3 आया a1 बट्टे a2 का मान। अच्छा, अब निकालते हैं b1 बट्टे b2 का मान। b1 का मान कितना 2 बट्टे b2 का मान कितना है 3। चलिए अब c1 बट्टे c2 निकालते हैं। तो एक बात बताइए, ये प्लस का 8 को बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो c1 का मान हो जाएगा कितना माइनस का 8 बट्टे c2, प्लस का 12 को भी उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, तो c1 बट्टे c2 हो गया, तो माइनस खत्म। अब कटाइए तो कटेगा क्या 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 2/3, यानी 2/3 a1 बटे a2 का मान भी 2/3, b1 बटे b2 का मान भी 2/3, c1 बटे c2 का मान भी 2/3, यानी सभी बराबर थे, इसलिए चूंकि हम क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका कैसा हल होता है बताइए, तो सभ्य आपस में बराबर हो जाता है, इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल या अनंत हल, या इसको अगर ग्राफीय निरूपण पूछता तो संपाती या आश्रित बोलते। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है? तो इसका क्या हो जाएगा 6 नंबर का अनगिनत हल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब 7 नंबर को करते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना के कितने हल होंगे। चलिए वैसा ही टाइप का सवाल है, चाहिए अगर आप खुद वीडियो को रोक के इसको बना सकते हैं, जहाँ तक इस टाइप का सवाल है, उसके बाद बन जाए तो आगे देखिए, है ना, नहीं तो पूरा देखना है तो कोई बातें नहीं है। और कितना 4x माइनस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे, ये समीकरण 2 हो गया। तो बताइए a1 बटे a2 करेंगे, मतलब a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 2/4, यानी 1 बटे क्या हो गया 2, 1 बटे 2 हो गया a1 बटे a2 का मान। फिर निकालेंगे b1 बटे b2, b1 कितना है -3 बटे b2 कितना है -6, 6 माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना 1/2,
फिर C1 बट्टे C2, यानी 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 बट्टे C2 को उधर भेजेंगे प्लस का 7 को उधर भेजेंगे बराबर का तो माइनस का 7, माइनस खत्म हो गया, कितना हो गया 5 बट्टे 7। यानी A1 बट्टे A2 का मान है 1 बट्टे 2, B1 बट्टे B2 का मान है 1 बट्टे 2, लेकिन C1 बट्टे C2 का मान है 5 बट्टे 7, यानी कंडीशन हो गया कैसा, ऐसा कैसा बोला A1 बट्टे A2 बराबर हो गया P1 बट्टे B2 का, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1 बट्टे C2 का। अगर कंडीशन ऐसा है बच्चों तो इसका क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या हमने आपको ये कंडीशन नहीं बताया है, देखिए तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2 का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत वाला। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन बी। अब 8 नंबर को यहीं पे कर लेते हैं बगल में। 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना के कितने हल होंगे, इसका देख लीजिए 8 नंबर का डायरेक्टली कर लेते हैं। A1 बटे A2, A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है, यहाँ कुछ ना क्या 1 है, तो A1 का मान हो गया 3 बटे A2 का मान गया 1, तो हो गया 3, 1 होगा 3 करेंगे 3 ही। फिर B1 बटे B2, B1 का मान है 2 बटे B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है -4, तो एक बार में 2 बार में क्या हो जाएगा 1 बट्टे -2, यानी A1 बट्टे A2 का मान हम लोगों का आया कितना 3, और B1 बट्टे B2 का मान आ गया 1 बट्टे -2, यानी A1 बट्टे A2 का मान B1 बट्टे B2 का मान आपस में तो बराबर हुआ नहीं, क्योंकि कंडीशन ऐसा हो गया A1 बट्टे A2 जो है नॉट इक्वल टू हो गया B1 बट्टे B2। अगर कंडीशन ऐसा होता है इसका हल कैसा रहता है, तो केवल और केवल एक हल। यहाँ देखिए ना कंडीशन A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हल, यानी अद्वितीय, यानी इसको संगत भी कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो 8 नंबर तक हो गया क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले क्वेश्चन का जो है आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसका जो है यहाँ से 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का हल है, इसको भी ले लें स्क्रीनशॉट इसका भी। तो चलिए अब जो है 8 के बाद 9वें नंबर को सवाल को करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहा है। अगर इस वीडियो को एक बार देख लेता है जो बच्चा, तो मान के चलिए उसके बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से कोई भी सवाल ऑब्जेक्टिव वाला नहीं छूटेगा, एकदम पक्का गारंटी है। स्थिरता पूर्वक खाली वीडियो को देखे हैं, हाँ। अब चलिए 9 नंबर को करते हैं। 9 नंबर क्या करता है, समीकरण निकाय 2x - 6y + 8 = 0 और 3x - 9y + 12 = 0 के कितने हल होंगे, यानी 2x - 6y + 8 = 0। ये हो गया समीकरण 1, और कितना 3x - 9y + 12 = 0, ये हो गया समीकरण 2। कितने हल होंगे, तो A1 बट्टे A2 करेंगे तो A1 का मान है 2, देखिए A1 बट्टे A2 निकालेंगे तो A1 का मान हो गया 2 बट्टे A2 का मान हो गया 3, फिर B1 बट्टे B2, B1 का मान हो गया -6 बट्टे B2 का मान हो गया -9, माइनस में खत्म हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9, इसका भी आ गया 2 बट्टे 3। फिर C1 बट्टे C2, इसका भी क्या हो जाएगा 8 बट्टे 12 है, C1 का मान 12 का मान हो गया मतलब C2 का मान हो गया 12, तो 4 से 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी 2 बट्टे 3, ठीक है। तो A1 बटे A2 का मान भी 2 बटे 3, B1 बटे B2 का मान भी 2 बटे 3, C1 बटे C2 का मान भी 2 बटे 3, यानी सब आपस में बराबर है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, यानी अनगिनत हल या अनंत हल, यानी ऑप्शन बी सही हो गया इसका, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर के सवाल में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का सवाल पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्या बोला है 10 नंबर में कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का एक अद्वितीय हल है। हमें पहले समीकरण लिख लेना है, क्या है kx + 2y बराबर कितना 5, ये हो गया समीकरण 1। फिर 3x + y बराबर कितना 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए समीकरण ये हो गया 2, A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। देखिए सबसे पहली बात तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होता है उसको लिखना है, तो अद्वितीय के लिए कंडीशन होता है ऐसा, और मांगा है के का मान, तो वो भी हो जाएगा। फिलहाल आप कंडीशन को लिखिए, अद्वितीय बोलेगा तो कंडीशन ऐसा, कोई हल नहीं बोलेगा तो कंडीशन हो जाएगा कैसा ऐसा, अपरिमित से अनेक हल बोलेगा तो कंडीशन हो जाएगा ऐसा। तो जैसा बोलेगा वैसा कंडीशन को लिख देना है। तो ऐसा कंडीशन है तो A1 बटे A2, बताइए A1 क्या हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा k बट A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 3, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू लिख दिए B1 यानी ये क्या है क्या है B1 बटे B2, यानी y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं क्या 1 है, तो B2 का मान कितना हो गया 1। बाकी बात C1 C2 का डिमांड नहीं है अभी, तो क्या लिखेंगे उसको। अब देखिए 1 गुना k करेंगे तो हो जाएगा k नॉट इक्वल टू है तो लिख दिया नॉट इक्वल टू, द्वितीय कितना 6, तो k नॉट इक्वल टू क्या आंसर आ गया 6 आ गया। तो देखिए तो ऑप्शन में है बी नंबर में है k नॉट इक्वल टू 6। कितना आसान सवाल है बच्चों, पूछता है एग्जाम में।
ठीक है। अब 11 नंबर को देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल है। सेम टू सेम पूछा है फिर से अद्वितीय वाला। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं, या समीकरण क्या लिखेंगे आप लोगों को पता है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, डायरेक्टली हम ना कंडीशन को लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बताइए a1 का मान कितना है, तो 11 नंबर में a1 का मान है k बट्टे a2 का मान कितना है, तो समीकरण 2 में क्या है 4 नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 3 बट्टे b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है यहाँ कुछ नहीं क्या है तो 1 है बच्चों, है कि नहीं। समीकरण 1 में देखेंगे a1 फिर b1 c1 और फिर समीकरण 2 में a2 b2 c2। अब गुना 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 कीजिए, एक गुना के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो के मतलब हो गया के नॉट इक्वल टू 12, यानी ऑप्शन बी हो गया 11 नंबर का। चलिए अब 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। अच्छा बच्चों सबसे पहले कोई हल के लिए ना कंडीशन जो होता है उसको लिख दीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो गया कोई हल नहीं होने का कंडीशन। और इसमें से पूछा है के किस मान के लिए, हमें निकालना है किसका मान, तो के का मान। ठीक है, तो के किस मान के लिए, तो इतना का कोई हल नहीं है। तो फिर हम समीकरण में जो है आप देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में a1 कितना है तो 5, फिर बट्टे a2 कितना था, समीकरण 2 में देखेंगे x गुना 6 हो गया, बराबर b1 कितना हो गया समीकरण 1 में -1 बट्टे b2 कितना हो गया तो -2 नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 का मान कितना है -5 बट्टे c2 का मान कितना है -k। ठीक है, अब ये अब देखिए k तो इधर है नहीं तो इसको छोड़ ही दीजिए, k किधर है इधर है, तो आप क्या कीजिए इस माइनस को कटा दीजिए और ये माइनस भी जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, k गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा k नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू लिख दिए, 5 दूनी कितना रे 10, तो हो जाएगा के नॉट इक्वल टू 10 हमारा फाइनल आंसर। अब बोलिएगा सर इसको क्यों नहीं किया, हाँ सर इसको भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो इसको इसके बराबर कीजिए या तो इसको इसके बराबर कीजिए, दोनों में से एक को कीजिए। अगर इसी को करते हैं तो फिर भी आपका के नॉट इक्वल टू 10 ही आएगा। देखिए ऐसे मतलब सेकंड मेथड, अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे कितना कर दे 5/6 नॉट इक्वल टू क्या करे 5/k, यानी या तो इसको इसके बराबर कीजिए या तो इसको इसके बराबर कीजिए। आप दोनों 5 गुना के करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k नॉट इक्वल टू 6 पंजे कितना 30। अब बताइए के नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 30, अब 5 गुना में इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 6 मतलब के नॉट इक्वल टू 6। नहीं बच्चों ये आपको नहीं करना है, करना ये है कि जो इसके बगल में रहेगा उनको इनके बराबर करना है ना, 5 गुना के 5 के 6 पंचे 30, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको ऐसे करना है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी 1/2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/k, यानी के गुना करेंगे तो हो जाएगा के नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10, के नॉट इक्वल टू 10, ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ ये हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन इसका ऑप्शन है क्या यहाँ, मतलब ये भी हो सकता था अगर कोई बच्चा ने इसको करता तो क्या आता के नॉट इक्वल टू 6 आता, तो के नॉट इक्वल टू 6 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अगर होता तो के नॉट इक्वल टू 10 लिखता, कहाँ गया, अच्छा ये थोड़ी ना है, ये ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में है के नॉट इक्वल टू 10। यहाँ लिख देता क्या, बी में लिख देता के नॉट इक्वल टू 6, तो सी में लिखता कि ए तथा बी दोनों, लेकिन ऐसा तो कंडीशन है नहीं, यानी तो के नॉट इक्वल टू 10 का ऑप्शन न दे के क्या लिखता के नॉट इक्वल टू 6 लिखता, तो के नॉट इक्वल टू 6 को मारते। उस हिसाब से करना है हम लोगों को हल, आया समझ में, कोई दिक्कत है, तो ये भी सही था बच्चों, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए 12 तक हो गया, अब 13 नंबर को समझिए। हल कट नहीं रहा ना वीडियो से, चलिए नहीं कट रहा है। अब 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर कि के किस मान के लिए इतना इतना के अनगिनत हल होंगे। सबसे पहले ना तो समीकरण को लिख ही लीजिए, क्या है k-1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 5, ये हो गया समीकरण 1। फिर k+1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू वाई बराबर 3k+1 के अनगिनत हल होंगे, ये समीकरण 2 हो गया। अनगिनत हल बोला है ना, तो अनगिनत हल के लिए कंडीशन क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है, a1 का मान x का गुणा क्या है यहाँ k-1, तो लिख देंगे a1 की जगह में k-1 बट a2 कितना है, a2 है k+1, लिख देंगे k+1 बराबर b1 कितना है, तो b1 का मान है y का गुणांक -1 है, तो क्या लिख देंगे b1 -1 बट b2 कितना है, तो b2 हो गया आपका कितना 1 k बराबर c1। अच्छा प्लस का 5 को उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा c1, तो माइनस का 5 हो जाएगा
बट्टे इन सबों को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3 के देखिए हो जाएगा उधर -3 के, फिर प्लस का 1 को भेजेंगे, फिर माइनस का 1, ऐसा करेंगे, फिर वहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 3 के प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में जो था वो प्लस में चले जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग डायरेक्टली माइनस को कॉमन भी ले लेते हैं, इसको हम इधर को बताइए दिए, इसको उधर लेके जाएंगे सब माइनस में जाएगा, और माइनस को कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा 3 के प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस में हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे, कोई दिक्कत है। और हमें मांगा किसका मान है, तो हमें मांगा है के का मान, तो बस के का मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 13 नंबर का पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, और 13 का जो यहाँ तक हुआ अधूरा आपको आगे वाला पेज में करेंगे, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना इसके बराबर कर देंगे, और यहाँ से हमारा किसका मान आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी इसको इसके बराबर कर देना है, ठीक है। तो करते हैं, कितना है -1/1 माइनस के, नहीं -1/1 माइनस के, यही है, -1/1 माइनस के बराबर बराबर है, यहाँ तो माइनस माइनस कटा ही दिए हैं, 5/3 के प्लस 1, क्या लिख देंगे 5/3 के -1, यही ना है, सॉरी प्लस है, 3 के प्लस 1 है, कोई बात ना है, हम बताएं इसको बराबर करना है, यहाँ से आपका के का मान आ जाएगा, तो करते हैं, या गुना कीजिए, -1 गुना 3 के प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 के और माइनस का 1 बराबर है, बराबर लिख दिए, 5 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस प्लस, सॉरी प्लस यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, 5 गुना के करेंगे तो हो जाएगा 5 के, तो के वाले को एक सेट कर दीजिए, बिना के वाले को एक सेट कर दीजिए, यहाँ -3 के लिख दिए, माइनस का 5 के इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 5 के बराबर, उधर क्या हो जाएगा, उधर 5 बचा गया, माइनस का 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए माइनस का 3 के प्लस का 5 के तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 के बराबर कितना, 5 1 6, तो या के बराबर क्या लिखेंगे 6/2 गुना में इधर भाग में 2 तिया 6, इसीलिए के का मान कितना आ गया बच्चों, तो के का मान आ गया 3, तो ऑप्शन है यहाँ क्या, 13 नंबर में ऑप्शन है 2 7 3, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब देखो कितना नंबर बताएंगे, 13 हो गया, अब 14 नंबर को, 14 नंबर का क्या है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए 14 नंबर में क्या बोला है, तो प्रतिच्छेदी की बात कर रहा है, तो दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, अब बताइए अगर प्रतिच्छेदी होगा तो यहाँ मांगा क्या है, अगर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, अगर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब क्या, कंडीशन ऐसा, तो प्रतिच्छेद करेगी तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो केवल एक हल होगी या अद्वितीय हल होगी, तो वही है, तो क्या मारेंगे इसमें कि हलों की संख्या होगी, 0 हल होगी, एक हल होगी, अनगिनत हल होगी, इनमें से कोई नहीं होगी, क्या होगी, तो एक हल होगी, तो ऑप्शन बी मार देंगे सही, कोई दिक्कत है। चलिए अब 15 नंबर को करते हैं, इसमें तो क्या सॉल्व करना था, इसमें डायरेक्टली हो गया बी, 15 नंबर कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। भैया अगर समांतर होगा, आप बताइए समांतर जब होता है ना, तो समांतर होता है तो हलों की संख्या कितनी होती है, कोई हल नहीं या असंगत, तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है 0 या 1 या अनगिनत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कोई हल नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मतलब यहाँ देखिए कोई हल नहीं का क्या मतलब, यानी 0 है कि नहीं, समझ में आया आप लोग, तो इसका हमारा हो जाएगा 15 का ए नंबर ऑप्शन, यानी कोई हल नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, तो क्या है, तो भैया 0 है, अरे लड़का कुछ नहीं करता है, क्या करता है, अरे कुछ ना है, 0 है, लड़का एकदम 0 पे आउट है, तो इसलिए 0 हो गया, बात समझ में आया। जैसे किसी लड़के को देखने के लिए जाता है, तो लड़का क्या करता है, तो पता करता है, तो बोलता है कि लड़का कुछ नहीं करता है, तो कुछ नहीं करता है नहीं क्या है, मतलब 0 है, वो हीरो तो है नहीं, ठीक है। चलिए 15 का क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया सही, समझ में आया। तो चलिए आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से यहाँ तक का, 9 से 15 तक का आया ना वीडियो पे, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी 16 से करते हैं सॉल्व। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर कि दो घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए समझिए क्या बोला 16 नंबर में कि दो घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या, एक बात बताइए संपाती, यही ना है संपाती या आश्रित, अगर संपाती आश्रित होता है तो हलों की संख्या क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल या अनंत हल, इसको कहते हैं संगत, कंडीशन होता है ऐसा, तो क्या हो जाएगी इसका, तो अनगिनत हो जाएगी, ऑप्शन सी 16 में हो जाएगा सी। तो ये डब्बा का कितना काम पड़ रहा है आपको
पता चल रहा है ना, तो इसलिए इस डब्बे को अच्छे से माइंड में घुसा ले। अगर आपको माइंड में ये डब्बा नहीं घुसता है तो आप क्या करें, मेरे तीसरे अध्याय के जो हम बताए हैं आपको, जब जब हम इस वीडियो को बनाए थे तो वो तीसरा अध्याय का हम प्ले लिस्ट बना दिए यूट्यूब पे। आप आराम से यूट्यूब पे जाएं और एक बार इंट्रोडक्शन क्लास को मेरा देखिए इनका, ये सारा चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वीडियो एक बार देखिएगा तो 100% में 90% आपको तभी ही याद हो जाएगा। बात रहा 10% का, बस आपको 5 मिनट घर में आके देखना होगा। मतलब घर में ही तो वीडियो देखिएगा, तो वहीं बैठ के 5 मिनट उसको देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 16 तक हो गया, 17 को करते हैं। 17 में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 5y बराबर 9 और 5x माइनस 2y बराबर 6 कि आलेख के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। अच्छा, क्या दिया है 17 में, 2x प्लस 5y बराबर कितना 9, ये हो गया समीकरण 1। और कितना है 5x माइनस 2y बराबर कितना 6 कि आलेख के संबंध में कौन सा बात हम लोगों का सत्य होगा। तो ये a1 है, ये a2 है, तो a1 बट्टे a2 निकालते हैं पहले। a1 बट्टे a2 क्या हो जाएगा 2 बट्टे 5, फिर b1 बट्टे b2, b1 का मान कितना है 5 बट्टे b2 का मान कितना है -2, क्या आप 2 बट्टे 5, और देखिए a1 बट्टे a2 का मान 2 बट्टे 5, b1 बट्टे b2 का मान 5 बट्टे -2, आपस में बराबर हुआ नहीं। जब ऐसा कंडीशन होता है a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू हो जाता है b1 बट्टे b2, तो इसका आलेख कैसा होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो इसका आलेख कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी होता है ना। प्रतिच्छेदी को हम लोग अविरोधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा, आया काट के चल गया, तो इसको कहते हैं अविरोधी, कोई विरोध नहीं। और जैसे ये समांतर है, ये हो जाए क्या विरोधी होगा। यानी जैसे चंबुक है, अब देखिएगा चंबुक का जो है कोई साइड को ऐसे करते हैं झटक से आके चिपक जाता है फटाक से, और कोनो साइड को देखिएगा ऐसे चिपका रहे भागेगा, ऐसे ऐसे करके क्या होता है भागता है। यानी जो भागेगा उसको कहते हैं विरोधी, और जो नहीं भागेगा चिपक जाता है उसको क्या कहते हैं, तो अविरोधी, कोई विरोध नहीं है, तो कटिंग कर देगा। मतलब प्रतिच्छेदी को कहते हैं, या प्रतिच्छेद किया तो अविरोधी, कोई विरोध नहीं है, और जो समांतर है उसको क्या कहते हैं विरोधी कहते हैं। इस बात को याद रखें अच्छे तरीके से। तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 को हो जाएगा बच्चों आलेख प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर को करते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है, इतना इतना कि आलेख के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। अच्छा, आलेख के संबंध में, तो फिर देखते हैं क्या है समीकरण। राउंड में x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, फिर क्या है 2x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। वीडियो की क्वालिटी को आप लोग जरूर बढ़ा लें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में जाते हैं। तो a1 बट्टे a2 निकालेंगे, a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है 2 है, तो 1 बट्टे 2, फिर b1 बट्टे b2 मतलब 2 बट्टे 4, यानी इसका भी हो जाएगा 1 बट्टे 2, फिर c1 बट्टे c2 माइनस 5 बट्टे माइनस 7 करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो a1 बट्टे a2 का मान है 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 का मान भी 1 बट्टे 2, लेकिन c1 बट्टे c2 का मान 5 बट्टे 7 है। तो कंडीशन ऐसा हो गया कि दो चीज का मान तो बराबर हुआ लेकिन तीसरा चीज का मान बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऐसा कंडीशन है। तो इसका ग्राफ पूछेगा तो कैसा होगा, तो समांतर बोलो या विरोधी बोले। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, आलेख प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी कि आलेख समांतर सरल रेखाएं होंगी, तो समांतर ना होगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब 19 नंबर को समझिए। टोटल आप लोगों का 40 सवाल है बच्चों। अब ये सब सवाल है ना छोटू छोटू सा फटाफट हो जाएगा। जो सॉल्व करने वाला था तो वो आगे में ही था कुछ, अब जितना भी सवाल है ना बहुत छोटे छोटा खटखट खटखट सवाल हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। बस आप शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार मेहनत करना है आपको, बाकी बात फिर एग्जाम में फिर मजे मजा है। यही सब तो पूछता है एग्जाम में। 19 नंबर देखिए क्या है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 और कोमा 6x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के आलेख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा ठीक है, इनको भी कर लेते हैं। क्या है उसमें 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, फिर क्या है 6x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के आलेख के संबंध में। तो a1 बट्टे a2 मतलब कितना, a1 है 3 बट्टे a2 कितना 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना हो गया 1 बट्टे 2, फिर b1 बट्टे b2, तो b1 का मान -2 बट्टे b2 का मान -4, माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना 1 बट्टे 2, c1 बट्टे c2 इसका भी मान कितना बताइए 1 बट्टे 2, यानी a1 बट्टे a2 का मान 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 का भी मान 1 बट्टे 2, c1 बट्टे c2 का भी मान कितना देखिए a1 बट्टे a2 सब 1 बट्टे 2 है, यानी सब भी बराबर हो गया। यानी कंडीशन कैसा हो गया, तो कंडीशन ऐसा हो गया। अगर कंडीशन ऐसा हो गया तो ग्राफीय निरूपण पूछेगा तो क्या होगा संपाती या आश्रित। तो यहाँ क्या पूछा है कि ग्राफीय निरूपण कैसा, ये कथन सत्य है, आलेख प्रतिच्छेदी करती होगी, आलेख संपाती सरल रेखाएं होंगी, तो क्या होगा तो संपातियन होगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया। कोई दिक्कत है। चलिए अब 20 नंबर को देखते हैं। क्या वो सवाल इसमें 21 तक है। चलिए 20 को, तो समीकरण इतना इतना कि कैसे समीकरण निकाय हैं। अच्छा देखते हैं क्या है 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, फिर x माइनस
2y प्लस 5 बराबर 0। आपके एग्जाम में अगर आपको समीकरण नहीं उतारना है, डायरेक्टली आपको a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 करके देख लेना, वहीं से आपको पता चल जाएगा। a1 बटे a2, a1 का मान है 2 बटे a2 का मान यहाँ कुछ नहीं क्या 1 है, तो 2 बटे 1 मतलब कितना 2 है। फिर b1 बटे b2 मतलब -4 बटे -2, माइनस खत्म, 2 नहीं कितना 4, कितना हो गया 2। c1 बटे c2 कितना हो जाएगा -3/5। तो a1 बटे a2 का मान है 2, अब b1 बटे b2 का मान भी 2, लेकिन c1 बटे c2 का मान -3/5 है, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी कंडीशन हो गया बच्चों कैसा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। कंडीशन हो गया ऐसा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है, या समांतर को ही विरोधी कहते हैं। देखिए समांतर को ही क्या कहते हैं, विरोधी। रेल की पटरी कभी सट सकता है क्या, आगे जाके सटता वो अलग बात है, स्टेशन में क्या होता है पूरा समांतर रहता है ना, वही बात है। तो समांतर या विरोधी, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अविरोधी, विरोधी, आश्रित, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो विरोधी हो जाएगा। और ये हमें पूछा था एग्जाम में और हम बना नहीं पाए थे। हम इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि हमें पता था कि कंडीशन ऐसा होता है तो समांतर होता है, कंडीशन ऐसा है तो प्रतिच्छेदी होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कंडीशन ऐसा होता है तो अविरोधी होता है, तो कंडीशन ऐसा है तो विरोधी होता है। तो ये चीज जो है उन्हें दिक्कत हो गया था। तो आप लोग दिक्कत ना करें, इसको जरूर अच्छे से याद कर लें कि विरोधी प्रतिच्छेदी कहेंगे और विरोधी सॉरी अविरोधी प्रतिच्छेदी करेंगे। कोई विरोध नहीं कर रहा है, काट के जा रहा है और इसमें विरोध हो रहा है, तो समांतर में विरोध होता है, तो समांतर को याद रखना है, विरोधी और प्रतिच्छेदी को। देखो खुद ही आपको याद हो जाएगा। जैसे समांतर है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, तो समांतर है इसका मतलब क्या, विरोध कर रहा है एक दूसरे का, ये लाइन नहीं मिलना है हम दोनों को। ये दोनों भाई है, एकदम विरोध कर रहा है, नहीं मिलेंगे ना, आपके यहाँ हम जाएंगे ना आप मेरे यहाँ आइएगा। बाकी बात जो प्रतिच्छेदी है कोई दिक्कत, ये गला मिल के दोनों भाई, तुम ना देख रहे हैं ऐसे करके है, ठीक है। तो ये हो गया विरोधी, प्रतिच्छेदी मतलब विरोधी, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 20 नंबर का, तो ऑप्शन बी हो गया। अब 21 नंबर को देखिए। 21 नंबर क्या कह रहा है कि x प्लस, अच्छा यहाँ x प्लस 3y माइनस 4, एक्स प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। और क्या है, ये समीकरण 1 हो गया। फिर क्या है 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। कैसे समीकरण निकाले हैं, अच्छा a1 बटे a2, a1 का मान बच्चों यहाँ क्या है 1 बटे a2 का मान क्या है 2, फिर b1 बटे b2, b2 का मान क्या है 3 बटे b2 का मान क्या है -5, यानी a1 बटे a2 का मान है 1 बटे 2 और b1 बटे b2 का मान है 3 बटे -5। क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन होता है बच्चों, तो हम क्या बताए थे, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ऐसा कंडीशन होता है, तो कंडीशन अगर ऐसा होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी बोले तो एक दूसरे से कटिंग, यानी दो भाई आपस में गला मिल रहा है, ऐसे करके गला मिल रहा है दोनों भाई, तो कोई विरोध नहीं ना दोनों के बीच में, अविरोधी है, कोई विरोध नहीं भैया आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या हो गया अविरोधी, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया आप लोगों को, तो 21 नंबर तक क्लीन हो गया। तो चलिए इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का, यहाँ से यहाँ तक ले लिए। अब जो है इसका हल का भी मतलब ले ले फोटो, ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या है कि x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाले हैं, विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, क्या है देखते हैं। x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा क्या है 3x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 2। तो कैसे समीकरण निकाले होंगे, तो a1 बटे a2, a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, तो हो गया a1 बटे a2 1 बटे 3। फिर b1 बटे b2 मतलब -2 बटे -6, माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया 1 बटे 3। फिर c1 बटे c2 कितना 3 बटे 9, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1 बटे 3। मतलब a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 3, c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 3, यानी सभ्य बराबर हो गया। अगर बच्चों सभ्य बराबर हो जाता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो संपाती, संपाती या आश्रित। इसको विरोधी विरोधी नहीं बोलते, संपाती को संपाती बोलो या आश्रित बोलो। इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 हो गया। अब 23 को समझिए। 23 नंबर क्या कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसे सरल रेखाएं होंगे। तो बच्चों अगर x का मान देगा तो y अक्ष के समांतर, अगर y का मान देगा तो x अक्ष के समांतर, यानी x बोलेगा तो y के समांतर, y बोलेगा तो x के समांतर। जैसे कि y -4 बराबर 4, देखिए y -4 बराबर 0 दिया है ना, तो y -4 बराबर 0 दिया है, तो अगर y बराबर क्या लिख देंगे, तो माइनस का 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, यानी y का मान दिया हुआ है यहाँ। तो y का मान दे तो वो x अक्ष के समांतर, अगर x का मान दे तो वो y अक्ष के समांतर। कोई दिक्कत है, ऐसे आप आंसर मार दीजिएगा। और कैसे होता है तो वो हम चैप्टर्स में अच्छे से बताए हुए हैं, तो इसमें उतना क्या हम दिमाग लगाएंगे। तो फिलहाल आप इतने जानिए कि x का मान देगा तो y अक्ष के समांतर, और अगर y का मान दे देगा तो x अक्ष के समांतर। चलिए अब 24 नंबर को समझिए। 24 में क्या कर रहा है कि सरल रेखाओं x माइनस वाई
बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी यहाँ जो है उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोले हैं, निर्देशांक। तो बच्चों आपको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे जो समीकरण इसको, x माइनस वाई बराबर 0, फिर x प्लस वाई बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो प्लस का वाई माइनस का वाई काट देंगे तो क्या बच गया, यहाँ 2x बच गया बराबर 0 0 0 ही, x बराबर क्या लिख सकते हैं 0 बट्टे 2 गुना में इधर भाग में कितना आ गया, इसलिए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 0। और ये x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। अब समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 0, x की जगह क्या लिखेंगे, तो x की जगह पे लिख देंगे 0 प्लस वाई बराबर कितना 0, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, तो y प्लस 0 y का मान भी 0, x का भी मान 0 y का मान भी 0, यानी 0,0। फर्स्ट में हम लोग x लिखते हैं तब हम लोग y लिखते हैं, तो x की जगह पे भी 0 है, y की जगह भी 0 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। कोई दिक्कत है, 25 नंबर भी क्लियर। अब देखिए 26 नंबर को। अच्छा, ये जो 26 नंबर है ये सवाल को मत ही पढ़िए, मतलब दिमाग खराब करने वाला सवाल है, मतलब सवाल तो ठीक ही है मगर ये सब टाइप का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब चलिए, हम मिस्टेक से इसको लिख दिए थे, तो लंबा चौड़ा सवाल ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना पूछा जाता है। अब आइए 27 नंबर में, 26 को स्किप कर दीजिए और आइए कितने नंबर में, 27 नंबर में। 27 नंबर क्या कह रहा है समझिए, कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और इतना के हल होंगे, यानी x का मान y का मान दिया हुआ था, तो कर देते हैं, कितना है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 हो गया। और कितना 2x माइनस 4y बराबर कितना -24 के हल पूछा है ना, तो x का गुणांक पहले से सेम है, खाली माइनस प्लस को चेंजिंग कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। देखिए जब हमारा गुणांक सेम हो तो माइनस प्लस को चेंज कर दीजिए, अगर गुणांक भी सेम है माइनस प्लस में भी है पहले से, तो कुछ चेंज नहीं कीजिए, तब कटा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ये सब हम बताए हैं अच्छे तरीके से आपको विलोपन विधि में अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो 2x खत्म हो गया, तो प्लस का 3y प्लस का 4y, तो प्लस का 4 3 7y बराबर कितना हो गया 4 1 5 2 1 3, यानी 24 माइनस में था लेकिन चले गया प्लस में, तो 24 और 11 हो गया 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 बटे 7 गुना में तो भाग में 7 एकम 7 7 बचे 35, इसलिए y का मान आ गया, एक को 5 करेंगे तो 5, और ये 5 अगर रख देते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में, वहां से हमारा आ जाएगा किसका मान, तो x का मान। तो देखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, तो y का लिख देंगे 5 और कितना 11, या 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर कितना 11, या 2x और क्या लिख देंगे, तो 11 प्लस का 15 माइनस का 15, ये x और क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4, 11 में 15 जाएगा तो माइनस का 4 बट्टे 2 गुना में इधर किस में भाग में 2 दो दूध नहीं 4, इसलिए x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया -2। तो बताइए x का मान हो गया -2 और कोमा y का मान हो गया 5, तो यहाँ देखिए x का मान कहाँ गया, x का मान -2 और y का मान क्या आया है, y का मान आया है 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया राइट। कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए यहाँ तक, पहले 27 तक का जो है 27 28 भी सिम कर दे क्या, अच्छा 28 आगे करेंगे, यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लें, कोई दिक्कत, क्वेश्चन का भी ले लें, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें, ठीक है ना। अब आगे करते हैं 28 नंबर, क्या बोला 28 नंबर में, कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का समपाती हल होगा, तो के किस मान के लिए, तो क्या है 28 में x प्लस 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 में क्या है 2x प्लस ky बराबर कितना 14, ये समीकरण 2 हो गया, का समपाती होगा। समपाती के लिए के का मान बोला है, तो समपाती के लिए कंडीशन है बच्चों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। देखिए समपाती के लिए बच्चों कंडीशन क्या होता है, यही ना, सभे बराबर ना, तो बराबर कितना c1 बट्टे c2। बताइए a1 का मान कितना है, समीकरण 1 में a1 का मान है 1, कुछ नहीं, तो 1 बट्टे a2 कितना है, a2 है 2 बराबर b1 कितना है, तो b1 है 2 बट्टे b2 कितना है, b2 है k बराबर c1 कितना है, प्लस का 7 को उधर माइनस का 7 बटे c2 कितना है, प्लस का 14 उधर माइनस का 14, और ये सब पूछता है 2 नंबरिया में भी, माइनस खत्म कर दिए। अब हमें के का मान चाहिए ना, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो या तो 2 बट्टे के को 1/2 के बराबर कर दीजिए, या 2 बट्टे के को इसके 1/2 बराबर करिए, क्या बात है। तो के गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा के बराबर दूधनी 4, तो के किस मान के लिए, तो के इस मान के लिए जो है ना, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी समपाती होगा। ठीक है, 28 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो अब बस 12 सवाल को करना है, बहुत ही आसान है। अब लगभग वीडियो पूरा संपूर्ण होने चला, कंप्लीट होने चला, तो वीडियो में बने रहें, लास्ट है उसको भी कर ही लीजिए। 10-12 मिनट, 10 मिनट नहीं, अब 5 मिनट के बाद है, 5-10 मिनट में पूरा वीडियो हो जाएगा क्लीन, ठीक है।
तो 29 नंबर क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने विधि हैं। एक बात बताओ, रैखिक समीकरण युग्म को हम बताए थे ना रे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने नियम है, तो 4 नियम है। और लेकिन बीजगणितीय निरूपण कितने हैं, तो ग्राफिया को छोड़ दीजिए है 3 ठो जो बचा एक बीजगणितीय है। यहाँ पूछा है हल करने के कितने नियम है रैखिक समीकरण युग्म को, तब बोल देंगे 4। और यही अगर पूछता है बीजगणितीय तब बोलते कितना 3। लेकिन यहाँ क्या पूछा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने नियम है, तो 4 हैं। लेकिन बीजगणितीय पूछता तो कितना मारते, तो 3 मारते। क्या समझ में आया। अब देखिए 30 का तो 29 का तो सी हो गया डायरेक्टली। 30 का देखिए क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना का अद्वितीय हल है। अच्छा कर दे के एक्स प्लस 3y बराबर 5 और क्या है 2x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, तो के किस मान के लिए क्या बोला अद्वितीय हल, तो क्या लिख देंगे a1/a2 मतलब k/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है 3/2 यानी अरे भैया कंडीशन क्या होता है अद्वितीय के लिए, अद्वितीय के लिए नहीं बताया अभी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वही किए a1/a2 का मान और नॉट इक्वल टू करके b1/b2 का मान बढ़ाएं, तो k गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k नॉट इक्वल टू द्वितीय 6। बताओ k नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 6, 2 गुना में तो इधर भाग में द्वितीय कितना 6, इसीलिए हो गया k नॉट इक्वल टू कितना 3। तो k नॉट इक्वल टू 3 क्या हो गया ऑप्शन डी में है हमारा आंसर। कोई दिक्कत है। चलिए 30 हो गया। अब 31 को समझिए। 31 क्या कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म इतना तथा इतना अनंत हल हो तो a बराबर होगा और b बराबर होगा, यही ना a और b का मान पूछा है। तो ये सवाल ऐसे तो 2 नंबरिए के लायक है और हम ऑब्जेक्टिव में दे दिए तो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए समझिए इसको। तो यदि समीकरण युग्म इतना और तथा a प्लस बी इंटू ये बाबू x है, ये क्या है x है प्लस 2a माइनस बी वाई, ठीक है बराबर 21 के अनंत हल हो तो a और b का मान मांगा है। तो अनंत हल के लिए कंडीशन यही है, लिख दिए a1/a2, a1 का मान कितना है 2 बट a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है x गुणा क्या है a प्लस बी, तो लिख दिए a प्लस बी बराबर b1/b2, b1 कितना है तो b1 है 3 बटे b2 कितना है तो b2 हो गया आपका ये मतलब 2a माइनस a 2a माइनस सॉरी b है बराबर c1/c2, c1 कितना है प्लस का 7 को इधर माइनस का 7 बटे c2 कितना है प्लस का किसको इधर माइनस का 21 माइनस का खत्म हो गया 7 एकम 7 7 या 21। अब देखिए या लिख देंगे 2/a प्लस बी बराबर 3/2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/, कितना 3। अब क्या करेंगे इसको एक बार करेंगे इसको इसके बराबर करेंगे मतलब दोनों को बराबर करना है उसके, तो लिख देते हैं 2/a प्लस बी बराबर कितना 1/3। a प्लस बी गुना 1 करेंगे हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना द्वितीय 6, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और में जब इसको इसके बराबर किया तब इसको इसके बराबर कर सकते हैं, तो लिखते हैं क्या 3/2a माइनस बी बराबर कितना 1/3। ये आपके ऑब्जेक्टिव में कभी भी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, इसलिए खुद अच्छे से सॉल्व भी कर दिए हैं। एक गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर कितना 3 तिया 9, ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व कर लीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो वहां से a b का मान आ जाएगा समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, या लिख सकते थे समीकरण 1 तथा 2 से वो भी चलता। तो कई बच्चा लिखता है समीकरण 1 तथा 2 विलोपन विधि सॉल्व करने पर वो भी चलता। तो a प्लस बी बराबर कितना 6, ये समीकरण 1 है। फिर 2a माइनस बी बराबर कितना 9, ये समीकरण 2 है। तो b b प्लस माइनस का खत्म, 2 गो a गो क्या गो 3 गो a बराबर कितना 9 6 कितना 15। बताइए a बराबर क्या लिख सकते हैं 15 और 3 गुना में इधर किस में आ जाएगा भाग में 3 एकम 3 3 बचे 15, इसलिए a का मान कितना आ गया a का मान आ गया बच्चों 1 होगा 5 करेंगे तो 5, a का मान 5 आया। अगर इस a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो वहां से b का मान आ जाएगा, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर। बच्चों ये आपको पूछेगा तो 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता है ये। तो लिख देंगे a प्लस बी बराबर 6, तो a की जगह लिख देंगे कितना 5 प्लस बी बराबर कितना 6, या b बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस का 5 को माइनस का 5, इसलिए b का मान कितना आ गया तो 6 में 5 गया 1, तो लिख देंगे अतः a का मान कितना आ गया a का मान 5 तथा b का मान कितना आ गया तो b का मान आ गया 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ देखिए a का मान 5 b का मान 1, यानी ऑप्शन ए में ही ये चीज, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31 हो गया। 31 का सॉल्व ये है, हो गया ना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके थे। अब आगे का सवाल नेक्स्ट पेज में करते हैं। वैसे लास्ट में हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए मतलब देवे करेंगे। फिर आप 32 नंबर को देखिए। 32 क्या कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी वाई। अच्छा ये तो नहीं होगा, ax प्लस ओनली b लिखा है तो खत्म हो गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, तो प्लस का c को इधर भेज दिया है तो हो गया क्या
प्लस का सी उधर भेज दिया, इधर भेजेंगे माइनस का सी हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो उसको लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट में लगा देंगे क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये बोल रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर कितना सी है ना, तो लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई, और प्लस का सी किधर खींचेंगे हो जाएगा माइनस का सी। अब लेकिन हम लोग तो ये नहीं पढ़े हैं तो कुछ जीरो बचा, हम लोग तो पढ़े ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ना सी पढ़े थे, तो प्लस ब्रैकेट लगा क्या लिख देंगे माइनस का सी बराबर कितना जीरो, तो ये इस कंडीशन में आ गया। तो बताइए तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा कैसा होगा, तो ऐसा होगा, यानी ऑप्शन बी की तरह, जहाँ ए बी सी क्या होगा, तो ए बी सी हो जाएगा अचर संख्याएं, तो 32 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी कि इस तरह का जो रूप होगा वो होगा किसका, दो छड़ वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, 32 हो गया, समझ में आया। 33 नंबर देखिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो याद कर ले कि दो छड़ वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, तो ऐसा होता है। 33 नंबर में क्या बोला है, x का मान 6 y का मान 4 निम्नलिखित में किस समीकरण का एक हल है। अच्छा क्या बोला है, x का मान 6 दिया है, y का मान 4 दिया है, तो समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा इसका आंसर है, मतलब किसका ये मतलब दिया हुआ है, x का मान 6 और y का मान इतना। तो आप क्या करें, x जब x का मान y की जगह y का मान को रखें, और प्लस का 19 है ना उधर भेज दें, अगर प्लस का 19 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अगर उधर माइनस 19 है तो इधर भी अगर माइनस 19 हो गया तो ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये x और y 6 इसका आंसर है। यानी तो अब ये है जो जैसे 7x माइनस 13y प्लस का 10 है ना, प्लस का 10 को उधर भेजेंगे माइनस का 10, x का मान y की जगह y का मान धरेंगे, अगर ये सॉल्व करेंगे और उधर प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, अगर इधर भी माइनस का 10 हो गया, इसका मतलब उसका वो आंसर है। तो ना समीकरण पहले तो हम ए नंबर को चेक करके देखते हैं क्या है, 2x माइनस 3y प्लस का 19 को भर दे देंगे उधर, तो माइनस का 19 हो गया, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे 4 बराबर कितना माइनस 19 उधर 6 दूनी 12 माइनस 4 दिया 12 बराबर कितना माइनस 19। अब तो 12 में 12 गया कितना हो गया जीरो, इस साइड में जीरो है उधर माइनस 19 है, तो ये इसका नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, गलत हो गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं अब। ऑप्शन बी में क्या है 7x माइनस 13y प्लस का 10 को उधर तो माइनस का 10। अब देखिए 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो एक्स की जगह लिखेंगे 6 माइनस 13 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे, तो वाई का मान 4 बराबर कितना माइनस 10 है उधर, तो हो गया 7 कितना 42 माइनस 13 कितना 52 बराबर उधर क्या है माइनस 10। अब 42 में माइनस 52 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, उधर क्या है माइनस का 10, तो इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में बराबर होना, इसका मतलब जो है ये जो x का मान 6 y का मान 4 है ना, तो समीकरण b का मान दिया हुआ है वो। समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो हो जाएगा आपका 33 नंबर का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर में। 34 में क्या बोल रहा है, समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं प्राप्त के लिए। अगर कोई नहीं हल है बच्चों, अगर कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन यही ना होता है। और a1/a2 a1 की जगह में a1 है, a2 की जगह में a2 है, b1 की जगह पे यहाँ b1 है, b2 की जगह पे यहाँ b2 है, c1 की जगह पे c1 है, c2 की जगह पे c2 है, नॉट इक्वल टू बैठे हुए करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब 34 नंबर बी हो गया, 34 का कितना हो गया बी हो गया। अब 35 नंबर को देखिए, 35 में क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण का आलेख होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख होता है एक सरल रेखा, क्या होता है तो एक सरल रेखा। रैखिक समीकरण का आलेख होता है एक सरल रेखा बच्चों, यानी ऑप्शन बी हो गया। 35 का बी से याद कर लें कि रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। 35 हो गया। अब 36 नंबर में चलिए, 36 में क्या है कि असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल नहीं होता है। असंगत का जो है ना, अगर भैया देखिए और संगत तब ये होगा जब कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, संगत के लिए क्या है एक हल, अनगिनत हल, या हल है तो संगत है, हल है तो संगत है। और संगत के लिए कंडीशन क्या होता है कि कोई हल नहीं। यहाँ बोला है कि असंगत समीकरण युग्म का डैश हल नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों ऑप्शन 36 में देखिए ऑप्शन क्या है दो अनेक एक, तो क्या लिखेंगे ऑप्शन डी कोई। समझ में आया, इसमें क्या भरेंगे समझ में आया ना आप लोगों को कि असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, तब वो असंगत होता है, समझे ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जब 36 का डी नंबर ऑप्शन, यानी कोई। 36 हो गया, ये सब तो अब डायरेक्टली ऐसे ही मारने वाला है। 36 हो गया। अब देखिए 37, 37 नंबर में क्या है कि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्यू नॉट इक्वल टू 0 और सॉरी यहाँ पे ए लिखना था, ये ए है, ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए और बी की जगह 0 नहीं है, तो ठीक है। आलेख का डैश आलेख मतलब डैश रेखा होती है। समीकरण इतना का डैश आलेख होता है तो सरल आलेख होता है। आप ही लोग देखिए, अभी जस्ट बताया ना आपको, यहाँ क्या बोले
वही भाषा में यहाँ लिखा था, यहाँ पे संख्या दे दिया। यहाँ क्या बोला, रैखिक समीकरण का आलेख होता है तो कैसा होता है, सरल। और ये जो हमारा जो दिया हुआ है ना, या ऑप्शन जो ये दिया हुआ है, ये भी क्या है, तो रैखिक समीकरण ही है। यहाँ भाषा ने लिख के क्या दिया, रैखिक समीकरण ने लिख दिया। इसका आलेख अभी जस्ट यहाँ बोले कैसा होता है, तो कहाँ गया, सरल होता है। इसका मतलब यहाँ भी तो वही चीज है, तो इसका भी क्या होगा, तो सरल ही होगा। क्या समझ में आया 37? कोई दिक्कत है? चलिए अब 38 को समझिए। 38 क्या कर रहा है, संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। संगत के लिए, संगत है, देखिए हम क्या बोले, संगत के लिए अपरिमित, देखिए संगत के लिए केवल एक हल हो, या संगत के लिए अनगिनत हल हो, या अपरिमित से अनेक हल हो, तो संगत के लिए क्या हो जाएगा, संगत समीकरण युग्म का डैश हल होगा, 3 हल होगा, 2 गो हल होगा, 1 गो हल होगा, 4 गो हल होगा। तो ऑप्शन क्या है ना, संगत के लिए है ना केवल एक हल, तो ऑप्शन हमारा एक हो गया। लेकिन अपरिमित से अनेक हल देता तो वो भी होता, तो सटीक क्या बैठेगा, 4 हल लिखिएगा, 2 हल लिखिएगा, 3 हल लिखिएगा, नहीं है ना रे, कितना लिखेंगे, तो एक हल लिखेंगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए 39 नंबर क्या है कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 ये में यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, अगर कंडीशन ऐसा है तब इनका हल होता है। अभी बताइए, ऐसा होता है तो इसका हल कैसा होता है, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल या संगत। यहाँ ऑप्शन दिया है कि अनेक, अद्वितीय कोई हल नहीं, क्या होगा तो बच्चों, तो अद्वितीय ना होगा, कोई दिक्कत है? चलिए अब लास्ट है 40 नंबर, जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के डैश हल होते हैं। देखिए जब दो दो रेखाएं, क्या बोला है, जब दो रेखाएं संपाती होती है, जब दो रेखाएं संपाती होती है ना, तो इसका डैश क्या बोला है, डैश हल होते हैं। तो कैसे हल होते हैं, तो अब बताइए, संपाती होगा तो या तो अपरिमित से अनेक हल होगा, या अनगिनत हल होगा, या अनंत हल होगा। ये तीनों बात एक ही है। यहाँ ऑप्शन दिया है अनंत, एक, दो, कोई, क्या लिखेंगे, तो अनंत लिखेंगे। कोई दिक्कत है? टोटली अच्छे से समझ में आया? तो ये हो गया। और इसमें सॉल्व क्या करना था, तो जिसमें सॉल्व नहीं करना उसमें टिक ही ना मारेंगे, समझने का बात था। समझ भी गए आप लोग अच्छे तरीके से। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है? अब हम आपको क्वेश्चन का जो है फोटो लेने देते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो गया पहला पेज, फिर उसके बाद दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा पेज, चौथा, स्क्रीनशॉट लेते चलें, ये हो गया पांचवा पेज, अब लास्ट है छठा, ठीक है? इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसका हल का भी स्क्रीनशॉट ले। कहाँ से हम स्टार्ट किए थे, देखिए यहाँ से। ये हो गया पहला पेज, ठीक है? ये हो गया दूसरा, हल्का है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। फिर आपका ये हो गया तीसरा पेज, ये हो गया चौथा, ठीक है? ये आपका हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, और ये लास्ट सातवां। उसके बाद जो कुछ बच गया तो वो डायरेक्टली टिक मारा गया है, ठीक है? तो चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कैसा लगा वीडियो। और आप लोगों से अब मिलते हैं चौथे अध्याय के साथ। चौथा अध्याय में हम ज़्यादा सवाल नहीं लिखे हैं, दिखा देते हैं आपको पीडीएफ। तो चौथा अध्याय में हमारा ना टोटल 22 ही सवाल लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया चौथा अध्याय का पीडीएफ, और इसमें टोटल 22 सवाल है। बस 22 सवाल को करेंगे, काफ़ी है, ठीक है? वैसे तो हम चैप्टर्स में अच्छे से बते हुए किए हैं हर कुछ, और बच्चों फार्मूले को जरूर याद कर लें ये सबको, ठीक है? और आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और डर को हटाएं। डरना नहीं है आप लोगों को, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और सब्जेक्टिव को भी मन लगा के जो है बनाते चलें। और चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।